आइए हम देखते हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित हैं। परितंत्र क्या है इसके विषय में जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, इस प्रश्न को जानेंगे। स्थल मंडल क्या है इसके विषय में जानेंगे। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक, इसके विषय में जानेंगे। जैव मंडल क्या है, इसका उत्तर हम सीखेंगे। आइए क्रम से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है परितंत्र क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। तो परितंत्र को इकोसिस्टम बोलते हैं। यह एक प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक का मतलब होता है कि छोटा सा पार्ट, यानी बहुत विस्तृत, जैसे ब्रह्मांड का कोई छोटा सा, उसको घटक बोलते हैं। तो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह एक ऐसा जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव आदि और उनका भौतिक वातावरण जैसे मिट्टी, जल, हवा एक दूसरे के साथ संतुलित रहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए कि पर्यावरण, ये हमारा पर्यावरण के घटक जो है प्राकृतिक घटक में आ जाएंगे। जल आ जाएगा, वायु आ जाएगा, स्थल आ जाएगा, सजीव जैव मंडल आ जाएंगे, और मानव निर्मित में आ जाएंगे। इमारतें आ जाएंगी, पार्क आ जाएगा, पुल आ जाएंगे, सड़क आ जाएंगे, स्मारक आ जाएंगे, उद्योग आ जाएंगे। और मानव के घटक क्या है, एक व्यक्ति हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, धर्म हो सकते हैं, और शिक्षा हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, राजनीतिक स्थिति हो सकती है। ये सभी मानव के क्या हैं, घटक हैं। आगे देखते हैं परितंत्र को निम्नलिखित मुख्य घटकों में बांटा जा सकता है। पहला जीवित घटक, बायोटिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत उत्पादक आते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स एक शब्द है। इस तरह के शब्द पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ऑटोट्रॉफ्स को देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ये सूर्य है, सूर्य से जो है ये पौधा है, इसकी सूर्य की प्रकाश की किरणें इसे पड़ती हैं तो ये अपने भोजन बनाते हैं। और इसके अंतर्गत उपभोक्ता क्या होते हैं, ये जीव सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी पौधों खाते हैं। मांसाहारी अन्य जानवरों को खाते हैं। सर्वाहारी पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। अपघटक क्या होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करके उन्हें पुनः पर्यावरण में वापस लाते हैं, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया। निर्जीव घटक क्या होते हैं, एबिटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, एबिटिक कंपोनेंट। बायोटिक में आते हैं फंगई, प्लांट्स, एनिमल्स, और एबिटिक में आते हैं सॉइल, लाइट, वाटर। इसमें बहुत निर्जीव घटक के अंतर्गत आते हैं। इसमें भौतिक और रासायनिक घटक शामिल होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, और खनिज तत्व। जैसे एप्टिक इसमें सॉइल हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है निर्जीव घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं परितंत्र के प्रकार। परितंत्र के प्रकार में हम देखते हैं स्थलीय परितंत्र में भूमि आधारित परितंत्र, जैसे जंगल, घास के मैदान,
रेगिस्तान आदि। जल परितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी आधारित परितंत्र जैसे समुद्री मीठे पानी की झीलें, नदियां आदि। परितंत्र की क्रियाएं, परितंत्र की क्रियाएं, परितंत्र की कौन सी क्रिया होती है? जैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है परितंत्र में, सूर्य से ऊर्जा उत्पादक द्वारा ग्रहण की जाती है और उपभोक्ताओं के माध्यम से परितंत्र में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं पोषक चक्र। आगे क्या होता है? पोषक चक्र, जीवित घटकों के पोषक तत्व मृत जीवों के अपघटन से पुनः मिट्टी और पानी में लौट आते हैं, इससे उत्पादक उन्हें फिर से उपयोग कर सकते हैं। महत्व, परितंत्र का महत्व क्या है? महत्व के विषय में जानते हैं। परितंत्र पृथ्वी पर जीवन के संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संसाधनों के पुनर्चक्रण और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से सभी जीवों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस प्रकार परितंत्र में हर घटक एक जटिल तंत्र का हिस्सा होता है और सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए। तो प्राकृतिक पर्यावरण उस समग्र तंत्र को कहा जाता है जिसमें जीव और निर्जीव घटक एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो मानव निर्मित हस्तक्षेपों से मुक्त होता है। यह पृथ्वी पर जीवन के सभी स्वरूपों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करता है और प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आते हैं? भूमि आती है, जल आता है, वायु आता है, जीव जंतु आते हैं, पौधे आते हैं और पारिस्थितिक तंत्र प्रणालियां शामिल होती हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। प्राकृतिक पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं। जीवमंडल, यह पृथ्वी के उस भाग को कहते हैं जहां जीवन संभव है। इसमें सभी प्रकार के जीवधारी जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि शामिल होते हैं। दूसरा है एबियोटिक स्फीयर, अजीव मंडल। यह प्राकृतिक पर्यावरण का भौतिक और रासायनिक घटक है। इसमें शामिल होते हैं कौन कौन से? वायुमंडल शामिल होते हैं, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं। आगे जल मंडल, पृथ्वी की जल संसाधन प्रणाली जिसमें नदियां, महासागर, झीलें, भूमिगत जल आदि इसमें शामिल होते हैं। आगे स्थल मंडल इसमें शामिल होते हैं, पृथ्वी की ठोस सतह जिसमें मिट्टी, चट्टानें और खनिज तत्व आदि आते हैं। जैविक चक्र क्या होता है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल आदि का चक्र। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार। स्थलीय पर्यावरण के अंतर्गत भूमि आधारित पर्यावरण है, जिसमें जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, घास के मैदान आदि शामिल होते हैं। जलीय पर्यावरण एक्वेटिक एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत पानी आधारित पर्यावरण होता है। इसमें मीठे पानी के स्रोत जैसे नदियां और झीलें और खारी पानी के स्रोत जैसे महासागर आदि आते हैं। वायुमंडलीय पर्यावरण एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, इसमें पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परतें शामिल है जो जीवों के जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करती हैं और मौसमी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के कार्य क्या होते हैं? जीवन का समर्थन। प्राकृतिक पर्यावरण के कार्य होते हैं जीवन का समर्थन। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जैसे कि जल प्रदान करता है, भोजन, ऑक्सीजन और ऊर्जा। जलवायु और मौसम का विनिमय, इसके अंतर्गत क्या होता है? तो जलवायु और मौसम का विनिमय होता है। यह जलवायु और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण।
प्राकृतिक पर्यावरण में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, जिससे पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत। प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत में हम देखते हैं कि यह ऊर्जा, खनिज, जल और लकड़ी जैसे संसाधन प्रदान करता है, जो मानव और अन्य जीवधारियों के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण का महत्व क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण महत्व है जैव विविधता का संरक्षण, जो जीवन की विविधता उसका संरक्षण करता है। प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, जो पृथ्वी के जीवन की स्थिर और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता होती है। प्राकृतिक पर्यावरण हमें ऊर्जा, जल, भोजन, औषधियां और खनिज जैसी आवश्यक चीजें प्रदान करता है। आगे देखते हैं मौसम और जलवायु संतुलन। यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है, जो मौसम और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जीवन चक्रों का समर्थन होता है। यह पर्यावरण सभी जीवों के जीवन चक्रों जैसे प्रजनन, विकास और मृत्यु को प्रभावित करता है और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करता है। आइए आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण हमारा है उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। इसमें चुनौतियां हैं प्रदूषण। सबसे पहला है प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण, जल और भूमि प्रदूषण से प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन से जलवायु में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों का शोषण से क्या प्रभाव पड़ रहा है? मानव गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है। निष्कर्ष, प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारी पृथ्वी का वह अभिन्न अंग है जो जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन और सुविधाएं प्रदान करता है। इसका संरक्षण और संतुलन बनाए रखना मानव और अन्य जीवधारियों के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाइए। पर्यावरण के प्रमुख घटक चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले जैविक घटक, अजैविक घटक, प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा के स्रोत। ये घटक एक साथ मिलकर पर्यावरण का संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज को बनाए रखते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत जैविक घटक पर्यावरण के वे हिस्से हैं जो जीवित होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उत्पादक। ये ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इनमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया शामिल होते हैं। यह भोजन अन्य जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। दूसरा उपभोक्ता आते हैं। ये जीव उत्पादकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इनको शाकाहारी में विभाजित किया जा सकता है। ये केवल पौधे वनस्पति खाते हैं, जैसे गाय, हिरण आदि। मांसाहारी, ये अन्य जीवों से शिकार करके भोजन करते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी, ओमनिवरस, ये पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, जैसे इंसान, भालू आदि। अपघटक क्या होते हैं? ये जीव मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों को विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में पुनर्चक्रित करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। यह प्रक्रिया पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है।
अजैविक घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत अजैविक घटक पर्यावरण के वे हिस्से हैं जो निर्जीव होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैविक घटकों के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इनमें शामिल होते हैं इसके अंतर्गत वायुमंडल, वायुमंडल आता है। यह पृथ्वी की गैसों की परत है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल हैं। वायुमंडल जलवायु, तापमान और सांस लेने के लिए आवश्यक गैसों का नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं जल, वाटर। यह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल स्रोतों में नदियां, झील, महासागर, भूमिगत जल आदि शामिल हैं। जल सभी जीवों के लिए जीवन के लिए आवश्यक है और यह जल चक्र के माध्यम से पर्यावरण में बना रहता है। अगला देखते हैं पर्यावरण के घटक। मिट्टी, मिट्टी एक ऐसा अजैविक घटक है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह कार्बनिक पदार्थों और खनिजों का मिश्रण होती है जो पारिस्थितिकी तंत्र अन्य घटकों के साथ मिलकर पोषक चक्र को पूरा करती है। तापमान, टेम्परेचर। विभिन्न क्षेत्रों का तापमान जीवन के प्रकार और जैव विविधता को प्रभावित करता है। पौधे और जानवरों की विविधता किसी क्षेत्र के तापमान पर निर्भर करती है। प्रकाश, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्राथमिक स्रोत है। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन वे तत्व हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव व अन्य जीवों को उपयोग आते हैं। इन संसाधनों को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अच्छे संसाधन, ये संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं जैसे सूर्य की ऊर्जा, जल, वायु और वनस्पति। अनवीनीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये संसाधन एक बार उपयोग किए जाने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, बहुत धीमी गति से उत्पन्न होते हैं जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी सोर्सेस। पर्यावरण में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं जो जैविक और अजैविक घटकों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत शामिल हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उपयोग की जाती है और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की शुरुआत करता है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। यह पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से उत्पन्न होती है जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। वायुमंडल में हवा के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा जो पर्यावरण में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जल ऊर्जा, जल प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा जिसे बांधों और नदियों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। पर्यावरणीय घटकों का महत्व। पर्यावरण के चार प्रमुख घटक जैविक, अजैविक, प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा स्रोत सभी पारिस्थितिकी तंत्र सुचारू रूप संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। वे एक दूसरे के साथ पारंपरिक संबंध बनाए रखते हैं, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। जीवन का समर्थन, जैविक और अजैविक घटक मिलकर सभी जीवों को जीवन के लिए आवश्यक संसाधन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक चक्र, अब घटक और अन्य जैविक घटक अजैविक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। पर्यावरणीय संतुलन, वायुमंडल, जल, मिट्टी और तापमान जैसे अजैविक घटक पर्यावरणीय परिस्थितियों को संतुलित रखते हैं। आगे है संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा स्रोत मानव और अन्य जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए उनका सतत उपयोग और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पर्यावरण के घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण, मैन मेड एनवायरनमेंट, वे भौतिक ढांचे और सुविधाएं होती हैं जो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण से अलग होते हैं क्योंकि इनका निर्माण विकास मानव गतिविधियों परिणाम स्वरूप हुआ है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। शहरी क्षेत्र, अर्बन एरियाज, शहर, नगर और महानगर मानव द्वारा विकसित किए गए आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों का हिस्सा होता है। इन क्षेत्रों में भवन, सड़कों, पुलों, पार्कों, अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया है। उदाहरण जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क इत्यादि। अगला मानव निर्मित संसाधन है बांध। बांध मानव निर्मित संरचनाएं हैं जिनका उपयोग जलाशयों में जल संग्रह करने, सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति करने के लिए, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। उदाहरण भारत में भाखड़ा नागल बांध और अमेरिका में हूवर बांध। परिवहन प्रणाली, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों, बंदरगाहों जैसी परिवहन प्रणालियां मानव निर्मित होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को, वस्तुओं को ले जाने के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय रेलवे, हवाई अड्डे इत्यादि। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरियाज, इसके अंदर मानव निर्मित औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के कारखानों, उत्पादन इकाइयों, गोदामों के निर्माण के लिए बनाए जाते हैं जहां वस्त्र, मशीनरी, उपकरण आदि का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए जमशेदपुर का इस्पात उद्योग, चीन के शंघाई का औद्योगिक क्षेत्र। ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी चैप्टर का अगला प्रश्न देखते हैं। स्थलमंडल क्या है, विस्तार से समझाइए। स्थलमंडल क्या होता है? लिथोस्फीयर कहते हैं इसको। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत जो भूमि और समुद्र तल की सतह का निर्माण करती है, इसे पृथ्वी की ठोस परत भी कहा जाता है। यह परत पृथ्वी के भूगर्भीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके ऊपर जीवन मौजूद है। स्थलमंडल में मिट्टी, चट्टानें, खनिज तत्व और अन्य भू वैज्ञानिक तत्व शामिल होते हैं। स्थलमंडल की संरचना स्थलमंडल पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत होती है और इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। क्रस्ट क्या होती है? यह स्थलमंडल की सबसे बाहरी और ठोस परत है। यह परत मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीनियम से बनी होती है। पृथ्वी की इस परत पर ही हम रहते हैं और यह 2 प्रकार की होती है। इसमें पहला महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यह मोटी और हल्की परत होती है जो महाद्वीपों का निर्माण करती है। सागरीय क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट। यह पतली और घनी परत होती है जो महासागरों के तल का निर्माण करती है। आगे अपर मेंटल। यह क्रस्ट जो है, यह क्रस्ट के ठीक नीचे होती है। अपर मेंटल जो होते जो क्रस्ट होती है उसके ठीक नीचे होती है, स्थिर होती है। इस परत का ऊपरी हिस्सा ठोस होता है जबकि नीचे का हिस्सा प्लास्टिक जैसा होता है जो बहुत धीमी गति से बहता है। यह परत पृथ्वी की आंतरिक तापमान को संतुलित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या करता है? पृथ्वी की आंतरिक तापमान को संतुलित करने में भूमिका निभाता है। अस्थि परपटी, यह स्थलमंडल के नीचे स्थित एक अर्ध प्लास्टिक परत है जिसमें चट्टानों बहुत धीमी गति से बहती हैं। यह स्थलमंडल की प्लेटों की गति को नियंत्रित करती है और इसके ऊपर क्रस्ट तैरता है।
स्थल मंडल की मोटाई। स्थल मंडल की मोटाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न होती है। महाद्वीपीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई लगभग 30 से 70 किलोमीटर होती है। महासागरीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर हो सकती है। स्थल मंडल की प्रमुख विशेषताएं। पहला, यह चट्टानों और खनिज स्थल मंडल में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें उनकी उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आग्नेय चट्टानें। ये चट्टानें तब बनती हैं जब पृथ्वी के अंदर से गर्म पिघला हुआ पदार्थ ठंडा होकर ठोस रूप में आधार धारण करता है। उदाहरण, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये चट्टानें तब बनती हैं जब मिट्टी, रेत और अन्य पदार्थ समय के साथ दबाव में आकर ठोस बन जाते हैं। उदाहरण, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये चट्टानें तब बनती हैं जब कोई अन्य प्रकार की चट्टानें अत्यधिक तापमान या दबाव में आकर अपना स्वरूप बदल देती हैं। उदाहरण, संगमरमर, गनीस। अगला देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी। स्थल मंडल में प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलीय प्लेटें कहा जाता है। ये प्लेटें बहुत धीमी गति से अपसरण, संचलन, टकराव करती हैं। इस प्रक्रिया के कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वतों का निर्माण होता है। मिट्टी। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत में मिट्टी पाई जाती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। मिट्टी में खनिज पदार्थ, पानी, वायु और जैविक अवशेष होते हैं। यह परत खेती और वनस्पति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। स्थल मंडल का महत्व। भूगर्भीय घटनाएं। स्थल मंडल में होने वाली भूगर्भीय घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण पृथ्वी की सतह में लगातार बदलती रहती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार। स्थल मंडल में विभिन्न प्रकार के खनिज, धातुएं और अन्य प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जिनका उपयोग मानव द्वारा औद्योगिक और विकासात्मक कार्यों में किया जाता है। पोषक तत्वों का स्रोत। मिट्टी, जो स्थल मंडल का हिस्सा है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। यह खाद्यान्न उत्पादन और अन्य जैविक गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। पारिस्थितिकी तंत्र का आधार। स्थल मंडल पौधों, जीवों और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। भूमि और संसाधन का आधार प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल, रेगिस्तान, पर्वत स्थल मंडल पर आधारित होते हैं। स्थल मंडल से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां। मिट्टी का क्षरण। अत्यधिक कृषि, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी का क्षरण होता है, जिससे स्थल मंडल की उर्वरता कम हो जाती है। खनन और प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण। खनिज और धातुओं के लिए अत्यधिक खनन भूमि का क्षरण होता है और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। भूस्खलन और भूकंप। स्थलीय प्लेटों की गति, भूगर्भीय स्थितियां कभी-कभी विनाशकारी भूस्खलन और भूकंप का कारण बनती हैं, जिससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। निष्कर्ष। स्थल मंडल पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो न केवल जीवन के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करता है, बल्कि भूगर्भीय घटनाओं और संसाधनों के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। इसके संरक्षण और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मानव और अन्य जीवन के जीवन पर पड़ता है।